हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएजी के बारे में, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि हाल ही में अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो रिसेंटली हमारे जो सीएजी ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, तो उनको एक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है आईपीयू के। आप लोग जानते हैं आईपीयू क्या है? इट्स नथिंग बट इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। कई सारे जो पॉलिटिकल मल्टीलेटरल नेगोशिएशन चलते हैं वहाँ पे, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इनको रिसेंटली 3 साल तक एक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम एक होलिस्टिक अप्रोच करेंगे कि सीएजी क्या होता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, और आईपीयू क्या है, उनका काम क्या है। तो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी, रेलवे या कोई बैंकिंग एग्ज़ाम, तो आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। अगर आपने कभी लिखा होगा जनरल नॉलेज सेक्शन में, आपको जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं उनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में जानना है तो हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, जाइए उधर, आप हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि कई सारे एजुकेटर्स ने इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है, जो कि आपको एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए हेल्प हो जाएंगे। और आपको स्पोकन इंग्लिश और कई सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए। आज हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया रीसेंट न्यूज़ कि हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं सीएजी ऑफ इंडिया, तो उनको एक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है आईपीयू में 3 साल के पीरियड तक। इससे पहले इनको एक्सटर्नल ऑडिटर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी बनाया गया है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एफएओ हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुके हैं। और रिसेंटली आपको ये जो आईपीयू है उनका भी एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब चलो अच्छी बात है कि एक इंडियन जो एक ऑडिटर जो हमारे सीएजी हैं वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक जो सेलेक्ट हुए हैं। बट उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए इसको जो है एक ऑपरेशन जो हमारा जो चलता है ना सीएजी का, इसका नॉट ओनली वो वैल्यू ऐड करता है बल्कि हमारे खुद के स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, जो कि बेस्ट इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्लेटफॉर्म मिलता है हमें। जितने भी प्रैक्टिसेस है वो हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा इंडिया का जो ऑडिटिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको ट्रांसपेरेंसी बना सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बना सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो दिस प्लेस ए वेरी की रोल इन आवर इंडियन प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है इनके बनने का। तो इनका की रोल क्या रहेगा आईपीयू में, ये वहाँ पे ग्रेटर एफिशिएंसी को मेंटेन करेंगे, जितना भी ट्रांसपेरेंसी उनको देखा जाएगा, राइट। और जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं आईपीयू के द्वारा, देखिए मेनली आईपीयू का मेन मकसद है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम आगे चलकर अब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो उनको सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, इफेक्टिवनेस बनाए रखें इन इंटरन पार्लियामेंट्री यूनियन में। तो सारा जो रोल है ये हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी के अंडर आता है, राइट। तो इनको एक वास्ट एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वो एक्सपीरियंस अपना हमारे जो इंडियन प्लेटफॉर्म उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो दिस वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज आईपीयू। आईपीयू इज ए ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन। क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? इंटर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन और यूनियन, जो भी आप कह सकते हैं। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1889 में। 1889 में। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक परमानेंट फॉरम है दोस्तों, इट इज़ नॉट ए टेम्प्रोरी बॉडी, एक परमानेंट फॉरम है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका परमानेंट स्टेटस भी मिलेगा आपको, राइट। एग्जाम में अगर आप पूछ लें कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। इट हैज़ ए परमानेंट स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1889। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि कई सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको आर्बिट्रेशन के द्वारा सॉल्व किया जाए। और जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है 1889 में,
उसके बाद कई मिशंस में इन्होंने इन्वॉल्व किया, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या फिर कई सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गवर्नमेंट लेवल में या फिर दूसरे कंट्रीज में इस्टेब्लिश करने के लिए कई सारे मेन रोल प्ले किए हैं आईपीयू के द्वारा। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एज ऑफ 2020 यानी दिस ईयर टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके? 179 कंट्रीज मेंबर, ओके। और 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज हैं जो कि एसोसिएट मेंबर्स भी बोलते हैं इनको। टोटल आपका मेंबरशिप इसकी 179 है। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आईपीयू और इनका मेन मकसद ये है कि पीस को प्रमोट करे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करे आपस में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको अचीव करने के लिए मदद करे। सो अपार्ट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन, इनका दूसरा भी गोल है कि पीस एंड डेमोक्रेसी को भी डेवलप किया जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट सीएजी, तो हम सीएजी के बारे में भी चर्चा करते हैं कि क्या क्या इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। और सीएजी इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन और इंडिया, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपको डायरेक्टली, कई अब आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली ये जो ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल है, तो पहले इसे अकाउंटेंट जनरल कहा जाता था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1858। वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू नोट, कब इसे एस्टैब्लिश किया गया था? 1858। और पहले जो ऑडिटर जनरल थे हमारे इंडिया के, उनका नाम था सर एडवर्ड। सर एडवर्ड जो 1860 में इनको एक फर्स्ट ऑडिटर जनरल बनाया गया था दोस्तों। क्लियर? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। 1858 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ठीक 2 साल बाद फर्स्ट ऑडिटर जनरल सर एडवर्ड थे, राइट। तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, तो उसमें इस बॉडी को इंडिपेंडेंट करार किया गया, ओके। अभी भी ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 148। अगर पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें, इट डील्स विद द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। 1919 में इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। सो दिस आर द फ्यू बेसिक्स बिफोर वी स्टार्ट अबाउट सीएजी। जैसे मैंने आपको बताया, सीएजी इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड है और गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो ये जो लाइंस रहते हैं ना, ये एग्जामिनर के लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं आप। हु इज़ अ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स और हु इज़ अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जो कि पूछा भी गया था एक एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रख लीजिए अच्छा, इन लाइन्स को। इनका मेन काम ये है कि अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना। जितने भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, तो सारा कुछ यही ऑडिट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक बार देख लेते हैं। सो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएजी। कौन सा पार्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है, राइट। आर्टिकल 148 डील्स विद द सीएजी अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशन सर्विसेज। जितने भी किस तरह अपॉइंट होते हैं और क्या इनका ओथ रहता है। एक्चुअली ओथ जो है अंडर सेक्शन 4 ऑफ 3rd शेड्यूल, जो हमारे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें 3rd शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो उसका 4th सेक्शन में बताया गया है ओथ कि किस तरह लेते हैं। दोनों के लिए सेम है, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए और सीएजी के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप बिट, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नोट डाउन दोस्तों, ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, या फिर कोई कैबिनेट कमेटी नहीं है, या फिर कोई लोकसभा स्पीकर नहीं आते हैं इसमें। डायरेक्टली इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिमूव भी वही करते हैं, बट थोड़े ग्राउंड्स हैं जो कि सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनके ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जाता है। तो हम कभी डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर कभी टॉपिक आए तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह ग्राउंड्स रहते हैं और क्या जो बेसिस रहेगा मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी बिहेवियर पे इनको रिमूव किया जाता है, राइट। द पर्सन शुड अपॉइंटेड टू हिज ऑफिस शुड मस्ट टेक एन ओथ। ये ओथ लेना ज़रूरी है प्रेसिडेंट के आगे, या फिर प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे तो वो प्रेसिडेंट जो है किसी और को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया या कोई सीनियर मोस्ट जज हो गए, तो उनको अपॉइंट करके जाते हैं, तो उनके सामने इनको ओथ लेना पड़ता है। सो ओथ का जो मेंशन है वो कहाँ पे है आपको? 3rd शेड्यूल ऑफ सेक्शन 4 में इसमें मेंशन किया गया है। क्लियर आपको? स्लाइड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल 129 क्या बताता है, ये आपको ड्यूटीज और पावर्स के बारे में बताता है दोस्तों। जो भी ड्यूटीज हैं, जो एक कार्य करते हैं अपने ऑफिस में, इसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और कई सारे दूसरे एक्ट्स भी हैं जिनके तहत इनको पावर्स मिलते हैं, राइट। तो इनका मेन मकसद यही रहता है, जितने भी अकाउंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, जो भी लोकल बॉडीज अथॉरिटीज़, और जो भी लॉस प्रिस्क्राइब करते हैं पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर प्रेसिडेंट ही विल आल्सो टेल हिम कि इतने सारे अकाउंट्स को ऑडिट कीजिए, तो सारे अकाउंट्स का ऑडिट करने का काम सीएजी का है। क्लियर? सो आर्टिकल 148 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ओथ, आर्टिकल 149 डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 150 क्या बताता है। आर्टिकल 150 ये बताता है कि सारे जो जितने भी अकाउंट्स हैं, जो कि यूनियन के ले लीजिए, यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स जितने भी हैं, तो सारा कुछ अकाउंट्स एक फॉर्म में रखा जाता है। जैसे कि प्रेसिडेंट एडवाइस करते हैं सीएजी को फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, मुझे इस तरह चाहिए, या फिर ये पीएसयू को आप ऑडिट कीजिए, इसके अकाउंट्स मुझे चाहिए। तो सारा कुछ जो प्रेसिडेंट के आगे जो रखते हैं, ये आर्टिकल 150 के तहत सारा काम होता है। सो 151 में क्या होता है, जब भी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो है सीएजी सारा चीज़ ऑडिट कर देती है, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स ले लीजिए आप, जिनका रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, पब्लिक अकाउंट्स, जो जो जितना भी है सारा कुछ ऑडिट करके वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के सामने सबमिट कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट जो जब भी पार्लियामेंट इनिशिएट होता है, तो दोनों हाउसेस के सामने रिपोर्ट को रखा जाता है कि साल भर में कितना रेवेन्यू हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ओके, क्या क्या लूप होल्स हैं और किस तरह हमें एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, राइट। तो सारा कुछ डिस्क्राइब रहता है इस रिपोर्ट में, राइट। क्लियर आपको? 4 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 148, 149, 150 एंड 151। चलिए कुछ इंडिपेंडेंस के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए सीएजी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, इट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, राइट। सो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी किस तरह से और क्या बेसिस पे कहा जाता है? पहली बात, ये तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, राइट। और इनका जो टेन्यूर है, फिक्स टेन्यूर है। एक बार अगर अपॉइंट हो जाएंगे तो उनको कोई निकाल नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस ही रिजाइंस, और कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, राइट। सो उस ये 2 रीजन छोड़ के इनका टेन्यूर फिक्स रहता है फॉर एवरी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, ओके। और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, और रिमूव भी जो सुप्रीम कोर्ट जज है उनके जो मैनर है, जो बेसिस है, उन्हीं के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। एंड ही इज नॉट इनएलिजिबल, याद रखिए, ही इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। एक बार अगर ये रिटायर हो जाए, एक बार अगर ये रिजाइन कर देंगे, तो ये एलिजिबल नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट ऑफिस के लिए, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी के लिए, या कोई भी अथॉरिटी के, दे आर नॉट एलिजिबल। एंड उनकी जो सैलरी सर्विस कंडीशन है, दे आर चार्ज फ्रॉम सीएफआई, याद रख लीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से इनको चार्ज किया जाता है। एंड इट इज नॉट पुट टू वोट, ओके। एक बार अगर डिसाइड हो जाएगा ना, तो इसको फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। इट्स फॉर सिक्योरिटी टेन्योर, राइट। क्योंकि जो ऑलरेडी सीएजी है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट हैज़ इट्स ओन पावर्स। अगर कल के रोज़ सीएजी कोई ऐसी रिपोर्ट निकाले जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, जो भी रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास कर दें, इनके सर्विस कंडीशंस को कम कर दें, या इनके अपॉइंटमेंट को जो है बदला दें, या इनको रिज़ाइन करने के लिए, दिस इज़ नॉट एलिजिबल, ओके। एक सिक्योरिटी टेन्योर प्रोवाइड किया गया है ताकि ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकें, ऑफिस में इनके ऊपर कोई तरह का प्रेशर ना हो, राइट। दिस आर द 4 पॉइंट्स अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी। तो चलिए फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली जो सीएजी है, ये डिफरेंट सोर्सेस से अपने फंक्शंस और पावर्स को डिराइव करते हैं। पहला तो आर्टिकल हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अभी हमने पढ़ा है, आर्टिकल 148 टू 151। और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स एक्ट है 2007, इसके द्वारा इनको पावर्स मिलते हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। और कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, और टाइम टू टाइम पार्लियामेंट भी लॉ को प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, राइट, चेंज करते रहते हैं, उनके तहत भी इनको काम करना पड़ता है। दिस आर द डिफरेंट सोर्सेस वेयर सीएजी कैन वर्क। एक तो आर्टिकल्स हो गया, एक एक्ट है 1971 का, और रेगुलेशन एंड ऑडिट एक्ट है 2007 का, राइट। सो दे विल डिराइव फ्रॉम द पावर्स। सो क्या क्या काम करते हैं ये लोग? तो दे विल ऑडिट द अकाउंट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, सेपरेट स्टेट जितने भी है, महाराष्ट्र, एपी, कर्नाटका, तो इनके सारे
स्टेट्स के जो भी इनके CFI हैं वो भी ऑडिट किया जाता है। और यूनियन टेरिटरीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, सो इनके भी यही अकाउंट्स ऑडिट करते हैं। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पब्लिक अकाउंट्स को भी इन्हीं लोग के द्वारा ऑडिट किया जाता है। और कई सारे PSUs ले लीजिए आप, ओके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, और कई सारे सब्सिडरीज डिपार्टमेंट भी रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट भी इनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इन सारे अथॉरिटीज़ के भी आप ही ऑडिट कीजिए और आप ही रिपोर्ट पेश कीजिए। सो दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ द CAG। ओके, नेक्स्ट आपको उसके बाद क्या होता है, जब ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के आगे रखते हैं, और प्रेसिडेंट लेके जाके दोनों हाउसेस के सामने इनको पेश किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नर को दिया जाता है रिपोर्ट, विच इन टर्न गवर्नर प्रेजेंट बिटवीन बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जामिनर के लिए, वेरी अट्रैक्टिव लाइन है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था इससे। तो CAG ऑल्सो एक्ट एज गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर ऑफ PSC ऑफ पार्लियामेंट, राइट। सो एक बार कोई स्टेट एग्जाम में इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए थे, उसमें CAG भी था, CVC, CBI, ऐसा वगैरह कुछ ऑप्शंस थे उसमें, राइट। द करेक्ट आंसर विल बी CAG। क्लियर आपको फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में। और टाइम थोड़े और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम ये एडवाइस भी करते हैं प्रेसिडेंट को विथ रिगार्ड्स टू एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ सेंटर और स्टेट्स किस तरह रखा जाए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए, ये भी इनका ही फंक्शन है, राइट। तो मेन फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में जिक्र हुआ है तो उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए, इट इज़ ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, राइट। इट इज़ ए स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी नहीं है। कमिटीज में भी 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा एडहॉक कमेटी। कभी हम अकाउंट्स के बारे में, जब कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। लाइक एडहॉक कमेटी इज नथिंग बट, नाम में भी है एडहॉक यानी टेम्पररी कमेटी, उनको टाइम टू टाइम बनाया जाता है। बट PSC इज ए परमानेंट कमेटी। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसी एक्ट के तहत CAG को भी इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था, हमने पढ़ा था, राइट, फर्स्ट स्लाइड में। तो इसी एक्ट के तहत इस कमेटी को भी एस्टैब्लिश किया गया है। तो इनका मेन काम क्या होता है कमेटी का, देखिए, जब भी CAG ऑडिट कर देती है सारा रिपोर्ट्स, चाहे वो एक्सपेंडिचर के हो या रेवेन्यू के हो या कोई भी अथॉरिटीज़ के हो या PSC के, तो सारे रिपोर्ट्स बनाकर ये PSC को सबमिट कर देती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दोबारा से उसके एक रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाता है उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि कहीं इनअप्रोप्रिएट ना हो जाए, या फिर कोई लीकेज ना हो फंड्स का, या फिर कोई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ना हो, राइट। तो दोबारा से एग्जामिन करके उसके बाद प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है। तो ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे रखते हैं। तो दिस इज द एंटायर साइकिल, राइट। फर्स्ट CAG ऑडिट, CAG के बाद PSC, PSC के बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, राइट। द एंटायर साइकिल अगर आप बस छोटे शॉर्ट डायग्राम में आप लिख लीजिए ताकि आपको रिविजन में भी आसानी हो जाएगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या रिपोर्ट्स CAG प्रेजेंट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो CAG रिपोर्ट्स, 3 तरह के रिपोर्ट्स आते हैं इनको, 3 तरह के ऑडिट रिपोर्ट रहते हैं। एक तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हो गया, दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स हो गया, और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सो अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसे बोलते हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रोग्राम के लिए जो भी ग्रांट्स करती है, यानी कोई सपोज आप प्रधानमंत्री कौशल योजना ले लीजिए, मातृ वंदना योजना, तो जितने भी ग्रांट्स होते हैं ना, तो उनका प्रॉपर से यूज हो रहा है या नहीं, ये लोग चेक करते हैं। जितना फंड जो ग्रांट किया गया है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो फंड आपको उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है या कोई लीकेज हो रहा है बीच में, सारा कुछ ऑडिट किया जाता है। और ऑडिट रिपोर्ट का नाम क्या है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फाइनेंस अकाउंट्स की बात करें, जितना भी रिसिप्ट्स है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है साल भर का, अगर आप बजट में देखें तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के टारगेट सेट किए जाते हैं, राइट। उसमें फिजिकल डिफिसिट टारगेट रहेगा, कई सारे डिफरेंट टारगेट्स रहेंगे। तो जितना भी ईयर भर का जो भी कितना एनुअल रेवेन्यू रहा है, कितना एक्सपेंडिचर रहा है, सारा कुछ इसी रिपोर्ट में आपको पेश किया जाता है। और पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ONGC, BPL, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, तो उनके सारे रिपोर्ट्स भी यही लोग ऑडिट करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट एंटायर CAG, कंप्यूटर ऑडिट जनरल। बट कई सारे अभी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी है दोस्तों, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम्स में देखें तो ऑडिटिंग अभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है।
ड्यू टू बिकॉज ऑफ करप्शन या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, राइट। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। आजकल जो कई सारे डिफ़िकल्टीज़ भी हो रहे हैं, राइट, और अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम लॉस को चेंज कर दिए जा रहे हैं। ओके, इसके रिगार्डिंग एक कमिटी भी बनी थी, विनोद राय कमिटी बोल के। विनोद राय एक फॉर्मर सीएजी भी थे हमारे इंडिया के। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, जैसे कि अभी तक तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है ना, पीपीपी मॉडल, ये लोग अंडर सीएजी एम्बिट में आते नहीं हैं, राइट। उनको भी लाया जाए, और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो हमारे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको भी लाया जाए, और जितने भी एनजीओस हैं, गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज़ हैं, तो सारा कुछ सीएजी में लाया जाए, राइट। तो इन्होंने यही रेकमेंड किया गया था, और जो सीएजी एक्ट मैंने बताया था 1971 में, इसको भी अमेंड करने के लिए बताया था, बट देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। सॉरी दोस्तों फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये सारे रिफॉर्म्स थे जो विनोद राय के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, बट देखते हैं गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है या नहीं, या क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं रिसेंटली। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। अगर कोई भी न्यू अपडेट आया हो तो मैं ज़रूर आपको उसके ऊपर भी लेक्चर बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है, राइट। क्या क्या इसके आर्टिकल्स रहे हैं, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, और कौन से रिपोर्ट्स हैं, और व्हाट इज़ आईपीयू के बारे में पढ़ा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।